दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण भाग हरित क्रांति से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे विश्व की जहां सूखे खेतों में अचानक हरी लहरें दौड़ने लगें, जहां भूख की छाया से मुक्ति का सपना हकीकत बन जाए। यह जादू नहीं बल्कि विज्ञान की ताकत थी। हरित क्रांति, जो 1960 के दशक में मानवता के लिए एक नया अवसर लेकर आई। जब नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की शुरुआत की, इसे विश्व का सबसे बड़ा कृषि आंदोलन कहा गया और इसके पीछे की प्रेरणा नॉर्मन बोरलॉग थे, जिन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बोरलॉग ने गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन यह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं था, बल्कि यह एक नई दिशा की शुरुआत थी, जो विकासशील देशों की खाद्य संकट को हल करने के लिए सामने आई। भारत में इस क्रांति का नेतृत्व एम.एस. स्वामीनाथन ने किया, जिनके योगदान से भारत ने गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस क्रांति ने 20वीं सदी के मध्य में नई और उच्च उपज देने वाली बीजों की किस्मों को देश में लाकर कृषि में एक नई जान डाल दी। शुरुआत में इसके प्रभाव मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में साफ नजर आए। 1967-68 से लेकर 1977-78 तक फैली इस क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के संकट से उबारते हुए उसे विश्व के अग्रणी कृषि राष्ट्रों में एक स्थान दिलवाया। आइए अब जानते हैं हरित के मकसद और इसके मूल तत्वों के बारे में। इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका मकसद वैश्विक खाद्यान्न संकट को हल करना था, जो यह पहल विकासशील देशों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई, जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में हरित क्रांति के उद्देश्य में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के लक्ष्य शामिल थे। अल्पावधि में भारत की भूख की समस्या को हल करना था, जिसे दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। वहीं दीर्घकालिक उद्देश्य में ग्रामीण और औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे की मजबूती और कच्चे माल के उत्पादन में सुधार किया गया। इसके अलावा रोजगार प्रदान करना भी था, जिससे कृषि और औद्योगिक श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मजबूत और स्वस्थ पौधों का उत्पादन करना था, जो चरम जलवायु परिस्थितियों और बीमारियों का सामना कर सकें। इसके अलावा कृषि जगत का वैश्वीकरण करते हुए गैर औद्योगिक देशों में नई प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना और प्रमुख कृषि क्षेत्रों में कंपनियों की स्थापना करना भी शामिल था। इसके मूल तत्वों में कृषि क्षेत्रों का विस्तार, दोहरी फसल प्रणाली और उन्नत आनुवंशिकी वाले बीजों का उपयोग प्रमुख थे। हालांकि भारत में खेती के तहत भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा था, लेकिन यह बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसने कृषि भूमि के इस मात्रात्मक विस्तार में सहायता प्रदान की। दोहरी फसल प्रणाली की शुरुआत से प्रति वर्ष 2 फसलें ली जाने लगी, जिनमें सिंचाई के लिए विशाल परियोजनाओं का निर्माण किया गया और पानी की आपूर्ति के लिए नहरों तथा पंप सेटों का इस्तेमाल किया गया। आधुनिक और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग जैसे गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का हरित क्रांति का वैज्ञानिक पहलू था और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण किस्मों का विकास किया। भारत में इसकी शुरुआत गेहूं के साथ हुई और इसने खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लाया। आइए जानते हैं अब भारत में हरित क्रांति की पृष्ठभूमि के बारे में। 1943 में भारत को विश्व के सबसे खराब खाद्य संकट का सामना करना पड़ा था, जब बंगाल में अकाल पड़ा, जिससे पूर्वी भारत में लगभग 4 मिलियन लोग भूख के कारण मर गए। इस संकट ने भारतीय कृषि की कमजोरियों को उजागर किया और देश के खाद्य उत्पादन में मुद्दे को गंभीरता से उठाया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी सरकार ने 1967 तक मुख्य रूप से कृषि क्षेत्रों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन जनसंख्या का वृद्धि दर खाद्य उत्पादन की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही थी,
जिससे खाद्यान्न की कमी का संकट बना रहा। इसीलिए खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए तत्काल और कठोर कदम उठाने की आवश्यकता थी। यह आवश्यकता हरित क्रांति के रूप में सामने आई। भारत में हरित क्रांति उस समय को संदर्भित करती है जब आधुनिक तकनीकों और प्रौद्योगिकी का उपयोग, जैसे कि उच्च उपज वाले बीजों, ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के माध्यम से भारतीय कृषि को एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया। हरित क्रांति के वित्त पोषण के लिए अमेरिका और भारत सरकार के साथ साथ फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में हरित क्रांति विशेष रूप से गेहूं क्रांति के रूप में देखी गई, क्योंकि 1967-68 और 2003-4 के बीच गेहूं का उत्पादन 3 गुना से अधिक बढ़ गया, जबकि कुल अनाज उत्पादन में से 2 गुना की वृद्धि हुई। यह क्रांति भारतीय कृषि के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई, जिसने न केवल खाद्य सुरक्षा की दिशा में कदम बढ़ाए, बल्कि देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। आइए अब जानते हैं हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या रहे। हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम की बात करें तो इससे फसल उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई। 1978-79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ, जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक के रूप में स्थापित हुआ। इस क्रांति के दौरान विशेष रूप से गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई और भारत कई बार खाद्यान्नों का निर्यात करने की स्थिति तक पहुंच गया। इससे किसानों को भी लाभ हुआ, क्योंकि इसकी शुरुआत से उनकी आय में वृद्धि हुई। किसानों ने अपनी अतिरिक्त आय को कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए लगाया। हालांकि इस क्रांति से सबसे ज्यादा लाभ 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले बड़े किसानों को हुआ, क्योंकि उन्होंने उच्च उपज वाले बीज, उर्वरक, मशीनें आदि में बड़े पैमाने पर निवेश किया, जिससे पूंजीवादी खेती को भी बढ़ावा मिला। वहीं इस क्रांति ने औद्योगिक विकास में भी योगदान दिया। इसने कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर और पंपिंग सेट जैसी मशीनों की भारी मांग हुई। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों की मांग में भी काफी वृद्धि हुई। कई कृषि उत्पादों का उपयोग अब कृषि आधारित उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाने लगा। आइए अब जानते हैं हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या रहे। हरित क्रांति के दौरान कुछ फसलों को लाभ हुआ, लेकिन गैर खाद्यान्न फसलें जैसे मोटे अनाज, दालें और तिलहन क्रांति के दायरे से बाहर रहीं। कपास, जूट, चाय और गन्ना जैसी वाणिज्यिक फसलें भी इससे प्रभावित नहीं हो पाईं। वहीं उच्च उपज किस्मों का कार्यक्रम केवल गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का तक सीमित था, जिससे अन्य फसलें लाभ से वंचित रह गईं। इसके अलावा क्षेत्रीय असमानताएं भी बढ़ी, क्योंकि हरित क्रांति ने केवल कुछ क्षेत्रों को प्रभावित किया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कृषि दृष्टि से बेहतर क्षेत्रों को इसका लाभ मिला, जबकि पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के शुष्क क्षेत्रों में इसका असर बहुत कम था। इसके साथ ही हरित क्रांति ने रसायनों के अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा दिया, जिससे कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा। हालांकि इन रसायनों के सही उपयोग के बारे में किसानों को ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया गया, जिससे पर्यावरण और मृदा प्रदूषण बढ़ा। जल उपभोग भी एक बड़ी समस्या बनी, क्योंकि पानी की अधिक खपत वाली फसलें जैसे गेहूं और चावल ने भूजल स्तर को घटा दिया, जिससे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे कैंसर, गुर्दे की विफलता और जन्म दोष आदि। इस प्रकार हरित क्रांति ने कुछ हद तक खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की, लेकिन इसके साथ साथ कई नकारात्मक प्रभाव भी सामने आए। निष्कर्ष: कुल मिलाकर हरित क्रांति कई विकासशील देशों, विशेषकर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, जिसने उन्हें अभूतपूर्व स्तर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रदान की। यह कृषि में उसी वैज्ञानिक क्रांति के सफल अनुकूलन और हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे औद्योगिक देशों ने पहले ही अपने लिए अपनाया था। हालांकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के बावजूद पर्यावरणीय प्रभाव, गरीब किसानों की स्थिति
और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बारे में उनकी शिक्षा पर कम ध्यान दिया गया। आगे बढ़ने के लिए नीति निर्माताओं को गरीब किसानों को अधिक सटीक रूप से लक्षित करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें नई प्रौद्योगिकियों से अधिक प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो। साथ ही इन प्रौद्योगिकियों को पर्यावरण की दृष्टि से अधिक टिकाऊ बनाना आवश्यक होगा। इसके साथ ही अतीत से सबक लेते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी पहलों में सभी लाभार्थियों को शामिल किया जाए और यह सीमित क्षेत्र तक न रहकर सभी क्षेत्रों में फैले। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हरित क्रांति का लाभ व्यापक रूप से पूरे देश को मिले। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, भारत में हरित क्रांति के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू भी सामने आए। इसके उद्देश्य, तत्व और प्रभावों का विश्लेषण करें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।